हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। प्रीवियस ईयर मेन सीरीज में आज हमारा तीसरा सेशन है और इस सेशन में जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन देखने वाले वो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान्स, स्ट्रेटजीज एंड आउटकम्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर्स। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम देखने वाले हैं और आज के हमारे टारगेट क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल ऑफ अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन एंड द प्रेजेंट नीति आयोग। और सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। जो पहला क्वेश्चन था वो 4 मार्कर क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था। जो सेकंड क्वेश्चन है वो 20 मार्कर क्वेश्चन था और 2018 में पूछा गया था। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 में और इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। और प्लानिंग कमीशन कब से एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1950 से चला आ रहा था, जो कि 2015 तक चला। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? नीति आयोग एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, जबकि प्लानिंग कमीशन का रोल क्या था? इट वॉज ए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी। वो अब जो नीति आयोग है वो सिर्फ सजेस्टिव है। जो प्लानिंग कमीशन था वो एक प्लानिंग बॉडी थी जो पूरी कंट्री के लिए प्लान बना रही थी और उस प्लान के हिसाब से जो है प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो वो उस हिसाब से चल रहे थे। नीति आयोग की जो मेंबरशिप है इट ड्रॉज फ्रॉम अ वाइडर एक्सपर्टीज। ज्यादा एक्सपर्ट्स, इसमें जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी मेंबरशिप है नीति आयोग में। जबकि प्लानिंग कमीशन में लिमिटेड एक्सपर्टीज थी, वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह चल रहा था। इट सर्व्स इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो नीति आयोग है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को प्रमोट करता है, जबकि प्लानिंग कमीशन में जो स्टेट्स का रोल था वो बहुत लिमिटेड था। जो सारी प्लानिंग होती थी वो प्लानिंग कमीशन करता था, स्टेट्स का इतना बड़ा उसमें रोल नहीं था। नीति आयोग एक बॉटम अप अप्रोच लेकर चल रहा है प्लानिंग के लिए, कि प्लानिंग के लिए क्या होना चाहिए कि नीचे की स्तर से, विलेज लेवल से जो है प्लान्स बनने चाहिए और जो विलेज लेवल प्लान्स है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स में इंटीग्रेट हो, फिर वो स्टेट लेवल प्लानिंग में इंटीग्रेट हो और फिर एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। तो नीति आयोग की थिंकिंग क्या है कि बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। जो हमारे सबसे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस पर हैं, जो कि हमारे गांव हैं, विलेजेस हैं, वो अपने खुद प्लान्स बनाएं और फिर हम उनको नेशनल लेवल पर इंटीग्रेट करें। जबकि जो प्लानिंग कमीशन था उसकी टॉप डाउन अप्रोच थी कि उन्होंने प्लान बना दिया, वो प्लान जाता था स्टेट्स के पास, वही जाता था नीचे डिस्ट्रिक्ट के पास कि ये आपको इंप्लीमेंट करना है। तो उसकी क्या पॉलिसी थी? एक वन साइज फिट ऑल पॉलिसी थी कि उन्होंने सेंट्रल लेवल पर डिसाइड कर दिया, वही पूरे देश में लागू होना है। जबकि जो नीति आयोग की अप्रोच है वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हर जगह की अपनी कुछ यूनिक समस्याएं होती हैं, उनके अपने यूनिक रिसोर्सेस होते हैं, तो हर जगह को अपना प्लान बनाने दीजिए और उस प्लान को हम इंटीग्रेट करेंगे नेशनल लेवल पर। नीति आयोग के पास कोई मैंडेट नहीं है वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करा सके या अपनी पॉलिसीज को लागू करवा सके, लेकिन प्लानिंग कमीशन के पास फाइनेंशियल पावर्स भी थी, फाइनेंशियल अथॉरिटी थी। तो इसलिए उसके पास पावर थी कि जो भी वो प्लान बना रहा है, जो भी वो पॉलिसीज बना रहा है, वो उसको इंप्लीमेंट भी करवा सकता था। नीति आयोग डज नॉट हैव द पावर्स टू एलोकेट फंड्स। अब फंड्स कौन एलोकेट करता है? सारे फंड्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से एलोकेट होते हैं, चाहे वो किसी भी स्कीम के लिए हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए हो या स्टेट्स को देने हो। उसमें नीति आयोग का रिसोर्स एलोकेशन में कोई रोल नहीं है, जबकि प्लानिंग कमीशन का रोल था। जो भी कहना चाहिए, जो फंड्स सेंटर से जाते थे स्टेट्स को, जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जो कि आर्टिकल 275 के हिसाब से नहीं होते थे। आर्टिकल 275 में तो मैंडेटरी है, वो फंड्स तो सरकार को देने ही पड़ेंगे, बट जो सरकार के डिस्क्रिप्शन पे होता था, जो सरकार के स्कीम रिलेटेड फंड्स होते थे, उसमें प्लानिंग कमीशन का अहम रोल होता था उनको फंड्स को एलोकेट करवाने में। लेकिन अब नीति आयोग का ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ये तो था कि जो पिछले क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, बट इस वाले मेंस में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपको नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, या क्या चैलेंजेस आज नीति आयोग के सामने हैं, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को भी देखें।
तो नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए इसको बनाया गया था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। हमारा गोल क्या है कि हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री में ट्रांसफॉर्म हो। तो इस गोल को अचीव करने के लिए क्या जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो साथ मिलकर के काम करें। तो नीति आयोग को जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज बॉटम अप प्लानिंग के विलेज लेवल प्लान्स जो है वो इंटीग्रेट हो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स को देख करके स्टेट प्लान्स बने और फिर एक नेशनल लेवल का प्लान बने। तो जो प्लानिंग प्रोसेस है वो टॉप डाउन ना हो, क्या हो, बॉटम अप हो। एक हायरार्की होनी चाहिए कि विलेज लेवल प्लान्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स बने और उसके बाद स्टेट लेवल हो और उसके बाद एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। तो बॉटम अप प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज नेशनल सिक्योरिटी इन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। देखिए हमारी नेशनल जो सिक्योरिटी है वो हमारी इकोनॉमी से लिंक्ड है। आज चाइना जो इतना बेलिजरेंट हो रहा है, चाइना जो इतना एग्रेसिव है, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे उसकी इकोनॉमिक पावर है। वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो अपने पैसे के बल पर जो है दूसरों को चुप करा सकता है। वो उसने आज जो है नए नए हथियार जो है उसने ले लिए हैं, उसने खरीदे हैं, उसने बनाए हैं। तो उसके पीछे उसकी इकोनॉमिक पावर है। तो जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी से लिंक्ड है। तो आप अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? वो इंपोर्ट होते हैं और उसका मेजरली कहां से इंपोर्ट होते हैं? वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो चाइना उसमें क्या कर सकता है? कुछ ऐसे स्पाइंग डिवाइसेस लगा सकता है जिससे क्या हो सकता है कि हमारी नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको खतरा हो सके। या फिर इंडिया और चाइना के बीच में मान लीजिए कुछ वॉर हो जाए या कुछ ज्यादा एग्रेशन बढ़ जाए, तो हो सकता है कि चाइना हमें इंपोर्ट करना बंद कर दे, चाइना एक्सपोर्ट ही ना करे। तब क्या होगा हमारे टेलीकॉम सेक्टर का? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो है वो बना रहे हैं। स्पेशल अटेंशन टू एक्सक्लूडेड सेक्शन, जो भी ऐसे सेक्शन है जहां पर की ग्रोथ नहीं पहुंच पाई है, कोई माइनॉरिटीज हो गई, आपके ट्राइबल्स हो गए, तो ये जो सेक्शंस हैं इन तक कैसे ग्रोथ पहुंचाई जाए, कैसे जो बेनिफिट्स हैं ऑफ इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ रेट इन तक कैसे पहुंचे, तो इसका भी उनको ध्यान रखना है। मतलब क्या करना है? आपको इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना है। एनकरेज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किसके बीच में? पब्लिक सेक्टर के बीच में, प्राइवेट सेक्टर के बीच में, एकेडमिक्स के बीच में। इन सब को मिलाकर के आपको जो है वो काम करना है। एकेडमिक्स देगा कि आपको रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, इंप्लीमेंटेशन में आपकी हेल्प कर सकता है, और पब्लिक सेक्टर क्या क्या रोल होगा कि वो उस एकेडमिक्स से जो भी चीजें आ रही हैं उसके हिसाब से वो अपने प्लान्स फॉर्मुलेट कर सकता है और उनको इंप्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो आपको ऐसी पार्टनरशिप्स को एनकरेज करना है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता इनटू डेवलप्ड कंट्री जब तक कि वो इनोवेशन नहीं करेगा, जब तक कि वो खुद की कंपनीज नहीं लगाएगा, जब तक वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे। आज यूएसए क्यों है? क्योंकि यूएसए जो है इनोवेशन में भी नंबर 1 है और वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी नंबर 1 है। एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सारी कंपनीज कहाँ की हैं? सब कंपनीज यूएसए की हैं। तो उन्होंने इनोवेट किया है, उन्होंने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दिया है, इसलिए वो आज इतना इकोनॉमिकली पावरफुल है। चाइना को देखिए, चाइना में भी इनोवेशन हुआ, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आए, इसकी वजह से वो चाइना जो है आज इतना डोमिनेंट है इकोनॉमी के फील्ड में। तो इसलिए इंडिया को भी अगर कहना चाहिए इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है, डेवलप्ड कंट्री में ट्रांसफॉर्म होना है, तो उसको इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा। और ये वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स है नीति आयोग का। रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस, मान लीजिए सेंट्रल और स्टेट में कुछ डिफरेंसेस है,
या दो स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस हैं तो इनको रिजॉल्व करना, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में भी अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो इनको रिजॉल्व करने में नीति आयोग को हेल्प करनी है। रिसोर्स सेंटर का मतलब क्या है कि दुनिया भर की जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कहीं से भी उसको केस स्टडीज मिल सकती हैं कि पॉल्यूशन को, मान लीजिए दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो इस पॉल्यूशन को अगर ये ऐसी स्थिति कहीं और भी पैदा हुई है तो उस देश ने या किसी स्टेट ने कैसे उसको हैंडल किया है वो बता सकता है। ऐसे रिसोर्सेज उसको जनरेट करने हैं, उसका रिसोर्स सेंटर उसको बनना है। परफॉर्मेंस की बात करें कि अब तक नीति आयोग ने कैसा परफॉर्म किया है, तो सबसे पहले उसने हेल्प की है इन रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की जो पॉलिसीज थी उनको रिफॉर्म करने में हेल्प किया है। जैसे नीति आयोग ने कहा था कि फ्लेक्सिबल लेबर लॉज होने चाहिए, उसके बाद बहुत सारे स्टेट जैसे राजस्थान है, एमपी है, इवन यूपी है, इन सारे स्टेट्स में लेबर लॉज को क्या किया गया, उनको अमेंड किया गया, उनको रिफॉर्म किया गया सो दैट वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर सके। मॉडल लैंड लीजिंग लॉ, लैंड एक्विजिशन इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टॉल्ड हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस लैंड एक्विजिशन की समस्या को दूर करने के लिए नीति आयोग ने सजेस्ट किया था कि लैंड एक्वायर मत करिए बल्कि लैंड लीजिंग को प्रमोट करिए। तो उसके लिए उसने एक मॉडल लैंड लीजिंग लॉ जो है वो दिया था और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको एडॉप्ट कर सकती हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, आज फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो एम है वो कब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक कि जो फार्मर्स है, जो हमारे किसान हैं, उनको उनकी उपज का, उनके प्रोड्यूस का सही दाम नहीं मिलता है। तो इसलिए जरूरी था कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव किया जाए। तो नीति आयोग ने इंडिया एट 75 जो उनकी रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे सजेशंस उन्होंने दिए हैं टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कैसे मार्केट्स क्रिएट होनी चाहिए, वेयर हाउसेस क्रिएट होने चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए सो दैट जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको उसका सही प्राइस मिल सके। स्प्रेडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब क्या करता है नीति आयोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को कलेक्ट करता है और उनको क्या करता है, जो भी स्टेट्स हैं हमारे उनके साथ शेयर करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को, क्योंकि रेगुलरली इंटरेक्ट करता है नीति आयोग स्टेट्स के साथ और वहां पर उनके साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर करता है। अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग एक मिशन लेके आया जिसका नाम था अटल इनोवेशन मिशन। इसमें क्या है, इंक्यूबेटर्स हैं जो कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं कि वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको गाइड कर सके कि कैसे आप अपने इनोवेशन को कमर्शियलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको बड़ा बना सकते हैं। साथ ही साथ अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो एस्टेब्लिश की गई हैं स्कूल्स में कि जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कैसे उसमें उनको एक स्पार्क ला जाए, कैसे उनकी इनोवेटिव जो स्पिरिट है उसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो अटल टिंकरिंग लैब्स को स्कूल्स में एस्टेब्लिश किया गया है। तो इस तरह से वो इनोवेशन को उसने प्रमोट किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं और ऐसे 17 गोल्स हैं, तो उनकी जो मॉनिटरिंग है और जो इंप्लीमेंटेशन है वो किसके हाथ में दिया गया है, वो नीति आयोग के हाथ में दिया गया है। तो नीति आयोग देख रही है कि कैसे इंप्लीमेंट हो सकते हैं, उनको मॉनिटरिंग कर रही है कि कहां पे हम पिछड़ रहे हैं और कहां पे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग ने ही सजेस्ट किया कि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। इस इंस्टीट्यूशन ने हमें फेल किया है, सही तरीके के डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, ना तो हम नंबर्स में प्रोड्यूस कर पाए हैं ना ही क्वालिटी वाइज। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिस्ट्रक्चर करने का उन्होंने सुझाव दिया था। साथ ही साथ यूजीसी और एआईसीटीई जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं, इन इंस्टीट्यूशन को भी रिस्ट्रक्चर करने का सुझाव जो है नीति आयोग दे चुका है।
तो जो भी इंस्टीट्यूशन है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या जिनको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है फॉर द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस या फॉर चेंजिंग टाइम्स, तो उनके लिए भी नीति आयोग ने सजेशन दिए हैं। आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग, नीति आयोग क्या कर रहा है कि ये नहीं देख रहा कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है या किसी स्कीम में कितना पैसा दिया जा रहा है, बल्कि उससे क्या डिफरेंस जनरेट हो रहा है। मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान में 100 करोड़ टॉयलेट बन गए, तो नीति आयोग इस चीज को मॉनिटर नहीं कर रहा है कि 100 करोड़ टॉयलेट बन गए, बल्कि वो इस चीज पर ध्यान दे रहा है कि उसका आउटकम क्या है, व्हाट डिफरेंस हैज इट क्रिएटेड। क्या स्वच्छ भारत अभियान में जो 100 करोड़ टॉयलेट बने उससे क्या हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री हम हुए कि नहीं हुए। इस तरह से नीति आयोग जो है वो आउटपुट से ज्यादा आउटकम पर ध्यान दे रहा है, ना कि आउटपुट पर कि सिर्फ 100 करोड़ टॉयलेट बन गए, बल्कि वो इस चीज पर ध्यान दे रहा है कि ओपन डेफिकेशन फ्री हम हुए कि नहीं हुए, क्या हाइजीन लेवल इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारे परफॉर्मेंस जो है नीति आयोग के हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, नीति आयोग को बने हुए 5-6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, कि उसने इन 5-6 सालों में कैसा परफॉर्म किया है, क्या चैलेंजेस उसके सामने आज नीति आयोग के सामने है, तो उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहला जो चैलेंज है, सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म नीति आयोग को किया गया है वो ये है कि उसका इन्फ्लुएंस क्या है पॉलिसी मेकिंग में। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ या जीएसटी आया, तब नीति आयोग का कोई रिपोर्ट नहीं थी, नीति आयोग ने कोई कहना चाहिए कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं दी थी, कोई पब्लिक स्टेटमेंट उसने जारी नहीं किया था। तो नीति आयोग का क्या कोई रोल है इतनी बड़ी पॉलिसी मेकिंग में भी, जो कि जिन्होंने मतलब इकोनॉमी को पूरा हिलाकर रख दिया था डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने, तो क्या रोल है, क्या वो इन्फ्लुएंस करता भी है या नहीं करता है। सेकेंड इज रिलेशन विद गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट का थिंक टैंक तो है, बट थिंक टैंक को क्या होना चाहिए कि वो एक बैलेंस बनाकर रखे, जो भी अच्छी चीजें हैं उनको अच्छा बताए, जो भी बेकार चीजें हैं उनको बेकार बताए। बट नीति आयोग ने जनरली क्या किया है, डिफेंड किया है गवर्नमेंट पॉलिसीज को, गवर्नमेंट स्कीम्स को। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये तो माउथ पीस बन गया है गवर्नमेंट का। नीति आयोग को जरूरत है कि वो रेस्पेक्टेबल इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस रखे, मतलब वो सरकारी डिपार्टमेंट की तरह काम ना करे, बल्कि एक थिंक टैंक की तरह काम करे। जो भी अच्छी चीजें हैं उनको भी बताए, बट जो कमियां हैं उनको भी बताए और सजेशन दे कि कैसे इनको दूर किया जा सकता है। थर्ड इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो नीति आयोग है वो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है, ये किसी लॉ या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी अथॉरिटी और पावर से डिराइव नहीं होती है। तो सरकार जब चाहे जैसे चाहे इसको ऑपरेट कर सकती है। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसकी जो अथॉरिटी है वो उतनी नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो भी इसमें एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा चाहिए, एक्सपर्ट्स की सैलरीज के लिए पैसा चाहिए, वो सब कहां से आएगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। अब गवर्नमेंट से अगर आपके पास आपको मतलब अगर एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करनी है नीति आयोग को, तो उसके लिए पैसा किससे चाहिए, वो गवर्नमेंट से आएगा। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो पैसा देना बंद कर दे तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो एक तरह से नीति आयोग जो है क्या हो जाएगा, वो मतलब उसकी फंक्शनिंग हो ही नहीं सकती है। तो फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो बहुत हद तक वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। वो वही करेगा जो सरकार को अच्छा लगेगा, सरकार चाहती होगी कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर जो उसमें एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी कहां से पेमेंट करेंगे, वो कैसे फंक्शन करेगा नीति आयोग। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी नीति आयोग के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो क्रिटिसिज्म है कि वो हर बार जो है वो सिर्फ तारीफ करेगा सरकार की स्कीम्स का, पॉलिसीज का, तो वही क्रिटिसिज्म उसका हमेशा होता रहेगा। रिसोर्स एलोकेशन, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि नीति आयोग का कोई रोल नहीं है रिसोर्स एलोकेशन में। रिसोर्स एलोकेशन कहां से होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से होगा। इसमें स्टेट्स का, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी तो स्टेट्स का कोई रोल ही नहीं है। स्टेट्स का कोई रोल नहीं है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कैसे प्रमोट किया जाएगा, ये मुद्दे की बात है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक क्वेश्चन, कुछ आंसर कर रहे हैं जो कि हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे कि क्यों हमारे 90% ऑफ वर्क फोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, क्यों हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है
वो कम क्यों है, जबकि वीमेन जो है वो आज ज्यादा एजुकेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ आंसर करना है नीति आयोग को, जो कि उसने अब तक नहीं किया है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं नीति आयोग के सामने। वे फॉरवर्ड क्या है, नीति आयोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहला कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज, ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। शुड बी मेंबर ऑफ नीति आयोग। नहीं तो जो नीति आयोग का पर्पस है कि एज अ थिंक टैंक वो काम करे, वो पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, बट उसको आगे भी जरूरत है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट डोमेन्स में, कि एयरपोर्ट के डोमेन में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एनर्जी सेक्टर में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यूएसए ने कैसा परफॉर्म किया है पॉल्यूशन के मामले में, या सिंगापुर ट्रांसपोर्ट के मामले में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है दुनिया भर से, ये उसको कलेक्ट करने की जरूरत है और उनको स्प्रेड करने की जरूरत है। आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है या हमारा सोशल सेक्टर है, वहां पे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जो कि यूनिक है इंडिया के लिए, और उनको कैसे हमें दूर कर सकते हैं। तो बॉटलनेक्स को पहले तो आइडेंटिफाई करना है, उन ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनके सॉल्यूशंस सजेस्ट करने हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है। अब बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस बढ़े तो इन एनपीएस का कैसे रेजोल्यूशन होना चाहिए, कैसे बैंक्स के जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको कैसे इंप्रूव किया जाना चाहिए, क्या सजेशंस होने चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में फिर से एनपीएस ना जनरेट हो। तो ये सारा काम किसको करना चाहिए? नीति आयोग को करना चाहिए। जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारी इकोनॉमी को बहुत इंपैक्ट करते हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ये नीति आयोग को सजेस्ट करना चाहिए। इवैल्यूएशन, किस चीज का इवैल्यूएशन? जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, उनका इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएशन करे, सरकार को बताए कि देखिए आपके मनरेगा में ये सारी दिक्कतें हैं, ये सब चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं, ये हमें लगा कि ये कमियां हैं इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को अगर आपको चलाना है तो ये इंप्रूवमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह से उसको क्या करना है? इवैल्यूएशन करना है जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, क्योंकि इन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में सरकार का बहुत पैसा जाता है। तो ये सारे जो है नीति आयोग के लिए सजेशन है। तो अब आप नीति आयोग पे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आराम से टैकल कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा वो क्या था? डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स और परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, किसके? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? दे आर दी कंपनीज in which government has more than 51% stake। अगर कोई भी कंपनी में गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ओनर है, तो उन सारे कंपनीज को कहते हैं हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जैसे कि आपके एलआईसी हो गए, आपके ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, फिर जो ऑयल सेक्टर में कंपनीज हैं बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स था जी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बनाने में? देखिए क्वेश्चन को तो हम आंसर करेंगे, साथ साथ जो इसकी पेरिफेरल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी होनी चाहिए कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को आखिर एस्टेब्लिश ही क्यों किया गया था। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमारा एक इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट हो सके। देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सके। उसके लिए जरूरी था कि पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट जो है आगे बढ़कर के इन हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सके। तो इन हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाए गए, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड बनाया गया, कोल सेक्टर में बीएचएल को बनाया गया, इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारी कंपनीज बनी सो दैट हमारा एक इंडस्ट्रियल बेस जो है वो जनरेट हो सके। सेकंड वाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
कि जब ये सारी जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्रिएट होंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी मेजर प्रॉब्लम थी इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस। मेजोरिटी पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। तो एग्रीकल्चर से लोगों को बाहर निकालने के लिए, उनको नए तरह के एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश किया गया। थर्ड वॉज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। मान लीजिए कि किसी जगह पर स्टील प्लांट क्रिएट हो रहा है, तो जब स्टील प्लांट लगेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टील प्लांट लगेगा, उसके लिए रोड्स चाहिए। जो एम्प्लॉयज वहां पर आएंगे तो उनके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? उनके लिए जरूरत पड़ेगी कि उनके लिए हाउसेस बनाए जाएं, क्वार्टर्स बनाए जाएं, फिर उनके बच्चों के लिए स्कूल की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा पैराफर्नेलिया जो है वो क्रिएट होता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है जब कोई ऐसा बड़ा स्टील प्लांट लगता है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने हेल्प किया इन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसोर्सेज जनरेट कर सके कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस काम करेंगे तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट सरकार के पास जाएगा, और सरकार इनको कहां पे लगा पाएगी? इन सोशल सेक्टर के, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो उस जगह के जो रिसोर्सेज चाहिए थे, उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो कहां से आ सकते थे? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से आ सकते थे। एक्सपोर्ट्स प्रमोशन करने के लिए कि अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें चीजों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो गुड्स बनाएंगे हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। रिड्यूस इनइक्वालिटीज। सरकार का मेजर एम ये भी था कि जो इनइक्वालिटीज हैं उनको रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो एस्टेब्लिश किए गए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बहुत सारे ऐसे दूर दराज इलाकों में बने जहां पर पहले कुछ नहीं था, जैसे दुर्गापुर में, भिलाई में, सिंदरी में फर्टिलाइजर प्लांट लगा। इन जगहों पर पहले कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट इन सब प्रोजेक्ट्स के आने के बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जब वहां पर गई तो वहां पर क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। तो जो एक कहना चाहिए रीजनल इनइक्वालिटीज थी उनको रिड्यूस करने में हेल्प मिली। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ पीएसयूज को लाया गया था। अब उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? फिलिंग ऑफ गैप्स। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने ही गैप्स को फिल किया। क्या गैप्स थे? कि अगर हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना है तो आपको कैपिटल की जरूरत थी, बट ये कैपिटल प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था। लेकिन क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी थी फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, तो उस टाइम पर वो पैसा कहां से लाया जाए? तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने वो फिल किया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ना सिर्फ कैपिटल लेकर के आए बल्कि एक्सपर्टीज भी लेकर के आए। तो जो गैप्स प्राइवेट सेक्टर ने छोड़े थे उनको फिल किसने किया? उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने फिल किया। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 2/3 एम्प्लॉयमेंट वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है इंडस्ट्री का, उसमें से 2/3 एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देती हैं। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्टील प्लांट लगे कहां पर? भिलाई में लगे, दुर्गापुर में लगा। फर्टिलाइजर प्लांट लगा कहां पर? सिंदरी में। मशीन मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स लगी कहां पर? राजस्थान में लगी, एमपी में लगी। तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में जो है हेल्प करी, क्योंकि इन जगहों पर चाहे भिलाई हो, दुर्गापुर हो या फिर सिंदरी हो, ये ऐसी जगह थी जहां पर इन सारे प्लांट्स लगने से पहले, ये फैक्ट्रीज लगने से पहले कुछ नहीं था, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं था। बट जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने ये स्टील प्लांट्स लगाए, फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाए, तो वहां पर जो है वो डेवलपमेंट हुआ। पूरे जो टाउनशिप्स हैं वो इन्हीं की वजह से डेवलप हुए। तो दे हैव हेल्प्ड इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, चाहे वो कोल हो, चाहे वो आयरन ओर हो, इन सब रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में हेल्प किया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने।
इन स्टील प्लांट्स लगाने से हम अपने आयरन को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए हैं। पावर सेक्टर में हमने कोल को यूटिलाइज किया है। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो भी हमारे पास थे उनको यूटिलाइज करने में किसने हेल्प करी है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने हेल्प की है। मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस, जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ वो गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट ने उसको स्पेंड किया कहां पर? सोशल सेक्टर में। साथ ही साथ जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने क्या किया? मोबिलाइज किया सेविंग्स को। आप अपना पैसा कहां रखते थे? आप अपना पैसा बैंक्स में रखते थे। बैंक्स उन पैसों को क्या करता था? उसको लोन के रूप में दूसरे सेक्टर्स को देता था, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता था हमारी इकोनॉमी में। तो उन सेविंग्स को आपकी जेब से निकाल करके इन्वेस्टर तक पहुंचाने का काम किसने किया? वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया। तो इस तरह से रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने में हेल्प की। सेल्फ रिलायंस, जब हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ तो हम क्या बन गए? हम सेल्फ रिलायंट बने बहुत सारे सेक्टर्स में। जैसे बीएचईएल जो है बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा, जैसे बीएचईएल है तो बॉयलर्स बनाने में उसका स्पेशलाइजेशन है। आज इसरो जो है, इसरो की वजह से जो है हम सेल्फ रिलायंट हैं सैटेलाइट सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर में भी इस तरह से कंपनीज जो है बीएसएनएल, एमटीएनएल ने जो है हमें सेल्फ रिलायंट बनाया। तो इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने हमें सेल्फ रिलायंट बनाया। बहुत सारे सेक्टर्स में इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करवाया। सोशलिस्टिक पैटर्न, जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो है सोशलिस्टिक पैटर्न। उसने ना सिर्फ इनइक्वालिटीज को कम किया बल्कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको भी मिनिमाइज किया। अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता तो क्या होता कि सिर्फ एक दो कंपनीज या सिर्फ कुछ मुट्ठी भर कंपनीज जो है वो हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती, नेशनल रिसोर्सेज को, और सारा प्रॉफिट अपने पास रखती। बट क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे तो उन्होंने इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मिनिमाइज किया, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने में हेल्प की। पब्लिक वेलफेयर, अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छा ध्यान रखती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। साथ ही साथ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल रेट्स पे जो है वो प्रोवाइड की गई हमारे सिटीजन्स को। तो इस तरह से उसने पब्लिक वेलफेयर को भी प्रमोट किया। तो ये बात हुई परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की कि पीएसयूज क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है इनएप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कभी कभी ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं इन्वेस्टमेंट के जो उनको नहीं करने चाहिए थे। उसकी मेजर वजह ये है कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की ओनरशिप किसके हाथ में है? वो है गवर्नमेंट के हाथ में। तो मान लीजिए कि बीपीसीएल है या जैसे ओएनजीसी है, तो ओएनजीसी की एक आर्म है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। अब सरकार को मान लीजिए कि ईरान में कुछ उनका ऑयल फील्ड था तो सरकार उसको डेवलप करना चाह रही थी। सरकार जो है कुछ प्रोजेक्ट लाना चाह रही थी सो दैट हमारे ईरान के साथ रिलेशन इंप्रूव हो पाए। तो सरकार ने क्या कहा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कि आप जो है ईरान में इन्वेस्ट करिए। बट क्योंकि ईरान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि वहां पे उसको प्रॉफिट ना मिल सके, बट उसको इन्वेस्ट करना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको कहा। तो इस तरह से कुछ डिसीजंस उनको लेने पड़ते हैं जो कि बहुत कहना चाहिए इकोनॉमिकली वाइज नहीं होते हैं या इकोनॉमिकली प्रूडेंट नहीं होते हैं, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इनएप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हुई है। सेकेंड इज इम्प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग कौन करता है? प्राइसिंग भी गवर्नमेंट करती है। जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में अभी तक कौन डिसाइड करता था प्राइसेस? वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी कि पेट्रोल का कितना प्राइस होगा, डीजल का कितना प्राइस होगा, नेचुरल गैस का क्या प्राइस होगा। अब मान लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल बनाने में कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज। सरकार कहती है नहीं भैया 100 रुपीज रखा तो मतलब पब्लिक जो है मारेगी, हमें वोट नहीं देगी, आप जो है 90 रुपीज में ही बेचिए, इससे ऊपर नहीं बेच सकते हैं। तो आज से 10 साल पहले तो यही होता था कि सरकार रेगुलेट करती थी, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से नहीं होता था। तो इससे क्या होता था कि लॉस होता था, और ये लॉस मेकिंग किसको उठानी पड़ रही थी? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को उठानी पड़ रही थी, क्योंकि जो प्राइसिंग पॉलिसी थी इट वाज नॉट प्रॉपर। थर्ड इज एक्सेसिव ओवरहेड कॉस्ट।
ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? लेबर और मटेरियल कॉस्ट को छोड़ करके, इनको एक्सक्लूड करके जो भी कॉस्ट प्रोडक्शन में किसी कंपनी को उठानी पड़ती है उसको कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, आपकी एडवर्टाइजिंग की है, पैकेजिंग की है, या जो आपने कोई लोन लिया है तो जो आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये सारी कॉस्ट किस में आएंगी? ओवरहेड कॉस्ट में आएंगी। तो इनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है, अगर आप लेबर का खर्चा और मटेरियल का खर्चा निकाल दें तो इनकी जो बाकी ओवरहेड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि मान लीजिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, कोई सीएमडी है, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो क्या करेंगे? उसको गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप होती है, उसके घर पे एक गाड़ी रहेगी, उसको 5 नौकर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो सारे की तो कॉस्ट है ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए। इस तरह की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है, उनकी जो कहना चाहिए वो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ। लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली जब वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है तो गवर्नमेंट का जो है उसमें इंटरफियरेंस रहता है, तो वो अपने जो डिसीजंस हैं उनको ठीक से नहीं ले पाती है। साथ ही साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लॉस में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनका कोई ऑडिट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। सीएजी जो है उनके जनरली ऑडिट नहीं करते हैं, पार्लियामेंट्री जो ओवरसाइट है वो बहुत वीक है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कि अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। उनके जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, बट वो नहीं है। ओवर स्टाफिंग, जितनी एम्प्लॉयज की जरूरत है उससे ज्यादा वो लेकर के बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो लॉस में जाएंगे, ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, प्रोडक्टिविटी विड बी हैम्पर्ड और उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ट्रेड यूनियनिज्म, अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हर जगह क्या थी? ट्रेड यूनियंस थी, और ये ट्रेड यूनियंस इतनी स्ट्रांग थी कि आप कुछ भी इनमें रिफॉर्म करने जाए तो वो क्या करते थे? उसके अगेंस्ट में होते थे। कोई भी अगर ऐसा फैसला है जो उनको लगता है कि उनके हक में नहीं है या उनके इंटरेस्ट को हर्ट कर सकता है, वो फैसले लेने ही नहीं देते थे। कोई रिफॉर्म्स जो है वो लाने ही नहीं दिया। इन ट्रेड यूनियन की वजह से रिफॉर्म्स जो है वो नहीं आ पाए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, जो जैसे एनटीपीसी चलाती है, तो वो सब अपनी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। स्टील प्लांट से वो अपनी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। कभी किसी रॉ मटेरियल का पंगा हो जाता है, कभी ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर दी थी उसका पंगा हो जाता है, तो अपनी फुल कैपेसिटी पर जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो नहीं चल पा रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो पीएसयूज फेस कर रही थी। इन्हीं की वजह से सरकार जो है अब सोच रही है कि जो भी लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं क्यों ना उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर उनको सीधे सीधे बेच ही क्यों ना दिया जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन के साथ, कुछ किसी और थीम पे, किसी और टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे, सो दैट आप जो है वाकिफ हो पाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और क्या क्या और अभी करने की जरूरत है, जो कंटेंट आपके पास मिसिंग है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।